गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अध्याय 3 के पार्ट 3 को लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत हम आज मेंडल के जो नियम है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम बात करेंगे आनुवांशिकी शब्दावली की। आनुवांशिकी शब्दावली में पहला है जीन। जीन का क्या मतलब होता है? बच्चों, जो माता पिता होते हैं उनसे बच्चों में जो गुण आते हैं उनको वो आते हैं डीएनए से। डीएनए डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये इसका मतलब होता है। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल में जो होता है इसमें पाए जाते हैं गुणसूत्र, और गुणसूत्र ऐसे आपस में डीएनए में गुणसूत्र ऐसे लगे होते हैं, और ये गुणसूत्र माता पिता से आते हैं बच्चों में। उन्हीं में होता है जीन, जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। कोई भी लक्षण हो सकता है, तो बहुत सारे जीन होते हैं तो सभी अलग अलग लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। मतलब जीन क्या है कि माता पिता से बच्चों में आएगा और कुछ न कुछ लक्षण को नियंत्रित करेगा। तो जीन क्या है? वो कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे जीन कहते हैं। और और इस शब्द का जो जीन शब्द है, इस कारक को किसने नाम दिया था? जोहानसन ने। जोहानसन ने नाम दिया था। ठीक है, तो जीन शब्द का उत्पादन किसने किया? जोहानसन ने किया। अगला है दूसरा बिंदु, दूसरा आनुवांशिकी शब्दावली, युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी क्या होता है कि जैसे मान लो हमने जीन तो समझ लिया, अब जीन भी दो तरह के हो सकते हैं। मान लो हम यहाँ पे पौधों की बात करेंगे, तो जैसे मान लो एक मटर का पौधा है जो बड़ा है, ये मटर का पौधा हो गया जो बड़ा है, दूसरा है छोटा। तो इसमें जो जीन होगा इसको बड़ा कर रहा है, एक इसमें जो जीन होगा इसको छोटा कर रहा है। तो एक ही जीन लंबाई में सहायक है और वही बड़ा कर रहा है और वही उसको छोटा करने में मदद कर रहा है। तो ये हमेशा युग्म में पाए जाते हैं, मतलब दो में पाए जाते हैं। मतलब या तो उसको ज़्यादा बड़ा करने वाला होगा या छोटा करने वाला। मतलब लंबाई में कितने जीन सहायक है? दो जीन सहायक है। जैसे उदाहरण से समझते हैं कि पौधों की ऊंचाई को नियंत्रित करने में जीन के दो युग्म विकल्पी होते हैं। एक तो बड़ा टी को समझो लंबा करने वाला, और छोटा टी को समझो बोना करने वाला। मतलब पौधे में लंबाई को नियंत्रित कर रहे हैं जीन, और ये युग्म में पाए जाते हैं। युग्म में एक तो बड़ा करता है उसको, एक उसकी ऊंचाई को छोटा करता है। तो इसी को युग्म विकल्पी कहा कि किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। मतलब एक ही लक्षण है, लक्षण कौन सा है? ऊंचाई, और ऊंचाई को नियंत्रित करना है तो इसमें दो विपर्यासी स्वरूप है। कौन से विपर्यासी स्वरूप है? एक तो बड़ा लंबा करने वाला, एक छोटा करने वाला। तो उसी को बोलते हैं युग्म विकल्पी। अगला है सब युग्मजी। अब सम युग्मजी का मतलब होता है, सम यानी होता है समान, और युग्म यानी जोड़ा। मतलब समान जोड़ा हो तो सम युग्मजी होगा। जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन दोनों युग्म विकल्पी समान हो, दोनों युग्म समान हो, उसको बोलते हैं समयुग्मजी। जैसे दोनों बड़े टी हो, बड़े टी का मतलब किसी पौधे को बड़ा कर देंगे, उसकी ऊंचाई को बड़ा कर देंगे। अगर दोनों छोटे होंगे तो उसकी ऊंचाई को छोटा कर देंगे। ठीक है, ये पौधा है मान लो, और इसकी ऊंचाई छोटी रह गई और इसकी ऊंचाई बड़ी हो गई। तो ये हमेशा युग्म में पाए जाते हैं, और दोनों समान हैं तो समयुग्मजी। अच्छा, और दोनों अलग होंगे, तो दोनों अलग होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? विषम युग्मजी। इसमें देखो दोनों अलग है, एक बड़ा है एक छोटा है। तो जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन दोनों युग्म असमान हो तो विषम युग्मजी, समान था तो सम युग्मजी। याद रहेगा। अगली बात करते हैं लक्षण प्ररूप। लक्षण प्ररूप का क्या मतलब है कि जैसे हमने कोई पौधों को देखा और देख के हमने बता दिया कि ये किस तरह का पौधा है। हमने देखा कि उसकी ऊंचाई बड़ी है तो हमने फटाफट कह दिया कि वो बड़ा है और ये छोटा है।
तो वो क्या हो गया, उसका लक्षण हो गया। तो किसी सजीव की बाह्य प्रतीति देखकर को लक्षण प्ररूप कहते हैं। मतलब हमको बाह्य प्रतीति मतलब बाहर से देखकर, उसके अंदर हम घुस नहीं रहे हैं कि उस पौधे के अंदर कौन कौन से जीन आए हैं, हमने बस बाहर से उसको देखा और अनुमान लगा लिया कि भाई ये लंबा पौधा है, ये छोटा पौधा है, ठीक है, इसके फूल ऐसे हैं, इसके फूल वैसे हैं। तो वो बाह्य देखकर हम कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं लक्षण प्रतीति। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो पौधा है ये दोनों में बड़े टी है, और ये पौधे में मान लो एक बड़ा टी है, एक छोटा टी है। एक पौधा है जिसमें जो युग्म है वो बड़ा टी दोनों, और एक में बड़ा टी छोटा टी है। पर दोनों ही पौधे लंबे होते हैं, दोनों ही पौधे क्या होते हैं, लंबे हो सकते हैं दोनों। तो अब इनमें अंदर तो देखो, अंदर अगर अपन इसके अंदर देखते हैं तो अंदर तो हमको दोनों जीन जो दोनों युग्म है, ये एक तो सम युग्म है, एक विषम युग्म है। तो अंदर की प्रतीति तो अलग है, पर बाह्य हम देख रहे हैं तो दोनों क्या है, लंबे हैं। तो ये क्या है, लक्षण है इनका। लक्षण प्ररूप क्या है, जो बाहर से देख के हमने कह दिया। और जीन प्ररूप क्या है कि हम अंदर जाके इनमें देखते हैं कि इनमें अंदर क्या है, तो उसी को हम बोलते हैं जीन प्ररूप। इसको ऐसे समझो, मैं ऐसे बताता हूँ आपको। एक पौधा है, मान लो मैं पौधे को छोटा बड़ा ऐसे बनाता हूँ। एक पौधा है, ये बड़ा पौधा है, ये दूसरा इसके साथ ये भी बड़ा पौधा है, ठीक है, और ये छोटा पौधा है, ठीक है। दोबारा मैं अच्छे से बनाता हूँ, समझना। ये इसकी लंबाई है पौधे की, ये दूसरा भी बराबर लंबाई का है, और ये छोटी लंबाई का, ठीक है। इसमें दोनों प्ररूप है बड़े टी, इसमें बड़ा टी छोटा टी, और इसमें दोनों छोटे टी, ठीक है। अब ये दोनों लंबे हैं और ये एक छोटा है, तो लक्षण तो क्या हो गए, अगर मैं लक्षण प्ररूप की बात करूं तो लक्षण हो गए कि दो बड़े और एक छोटा, दो बड़े एक छोटा। लक्षण मैंने बाहर से देखा, बाह्य प्रतीति देखी, दो बड़े हैं और ये तीसरा वाला छोटा है, तो मैंने कह दिया कि ये क्या हो गया, मैंने कह दिया लक्षण प्ररूप क्या है, 2:1 है, मतलब दो तो बड़े और एक छोटा। अब मैं जीन प्ररूप की बात करता हूं तो इसका जीन अलग है, इसका जीन अलग है, इसका जीन अलग है। तो अगर मैं जीन प्ररूप लिखता हूं, जीन प्ररूप, जीन प्ररूप अगर मैं लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, 1:1:1, तीनों अलग अलग, क्योंकि तीनों है अलग अलग, इसलिए जीन प्ररूप तो अलग हो गया, लक्षण प्ररूप अलग हो गया। समझ में आया? अगर अंदर हम घुस के देखते हैं जीन को तो वो अलग होता है। तो यही यहाँ समझना है कि किसी सजीव की आनुवांशिकी रचना को जीन प्ररूप कहते हैं, मतलब अंदर से वो किस तरह से बना हुआ है। अब यहाँ पे शुद्ध का क्या मतलब है, सम युग्मजी, दोनों शुद्ध, दोनों एक जैसे हैं। अशुद्ध का मतलब विषम युग्मजी, ठीक है। अगली बात करते हैं प्रभावी लक्षण। 7वां है प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण का क्या मतलब है कि ऐसा लक्षण जिसका प्रभाव रहता है, मतलब कि वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है। F1 पीढ़ी का क्या मतलब है यहाँ पे, जैसे मान लो ये माता पिता है, इन माता पिता का संकरण हुआ तो एक पीढ़ी बन गई, इनका एक दूसरे एक पीढ़ी का जन्म हुआ, उसको हम बोलते हैं F1 पीढ़ी। मतलब माता पिता से बच्चा बना तो उसको बोला F1 पीढ़ी। तो इस पाठ के माध्यम से हम क्या समझेंगे कि दो पौधों का हमने संकरण कराया तो हमें एक पौधा प्राप्त हुआ, और उसी को हम बोलेंगे F1 पीढ़ी। तो अब इस F1 पीढ़ी में जो ये इनका जो दोनों पौधों का तीसरा पौधा जो बना है, ये इसमें किसका प्रभाव रहा, तो उसको बोलते हैं प्रभावी लक्षण। ये पौधा था, इस पौधा था, अब इसमें से किसका प्रभाव रहा, कौन से जीन का प्रभाव रहा, उसको बोलते हैं हम प्रभावी लक्षण। तो वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त करता है प्रभावी लक्षण कहलाता है। और इसी का उल्टा अप्रभावी लक्षण, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता, वो कौन सा है, अप्रभावी लक्षण है। अगला देखो, एक संकर संकरण। एक संकरण संकरण का क्या मतलब है, ऐसा संकरण, संकरण का क्या मतलब होता है, क्रॉस कराना, मतलब दो पौधों का
क्रॉस करा के संकरण करा के तीसरा पौधा मिलता है। ठीक है, तो एक संकर संकरण का क्या मतलब है? वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। ऐसा संकरण जिसमें एक ही लक्षण को हम देखते हैं। मान लो हमने पौधों का संकरण कराया और हम बस फूल को देख रहे हैं, फूल के रंग को देख रहे हैं। मान ले हमने फूल है, फूल के रंग को बस देख रहे हैं कि इसमें अगला जो F1 पीढ़ी आएगी, इसकी अगली पीढ़ी आएगी जिसको हमने F1 नाम दिया, तो इस पीढ़ी में फूल का रंग कैसा है वो हम देख रहे हैं। तो बस क्या देख रहे हैं? एक ही लक्षण को हम देख रहे हैं। हम फूल के रंग को देख रहे हैं, फूल के आकार को नहीं देख रहे, फली के आकार को नहीं देख रहे, पौधे की लंबाई नहीं देख रहे, हम बस फूल के रंग को देख रहे हैं। तो वो एक संकर क्रॉस हो गया। ठीक है, एक संकर संकरण हो गया। तो एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन एक संकर संकरण। अब इसी तरह दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन द्विसंकरण। ठीक है, इसी तरह तीन लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को त्रिसंकरण संकरण कहते हैं। ठीक है, जब एक लक्षण की का अध्ययन करेंगे तो एक संकर संकरण, दो लक्षणों का द्विसंकर संकरण और तीन का त्रिसंकर संकरण कहते हैं। तो ये समझ में आता है। अगला है बहुसंकर संकरण। जब तीन से ज्यादा लक्षणों को, बहुत सारे लक्षणों को एक साथ अध्ययन करते हैं तो उसे बहुसंकर संकरण कहते हैं, जिसमें कई लक्षणों का अध्ययन होता है एक साथ, बहुत सारे लक्षणों को हम अध्ययन करते हैं। अगला बिंदु है 13वां बिंदु। देखो, परीक्षण संकरण क्या होता है? परीक्षण संकरण वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक के साथ किया जाता है। अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ किया जाता है। इसको ऐसे समझो कि समझने की कोशिश करना कि जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखो कि किसकी हम बात कर रहे हैं? परीक्षण संकरण की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, परीक्षण संकरण की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो, ये मान लो जनक पीढ़ी है, जनक पीढ़ी के पौधे हैं ये दोनों, इससे एक तीसरा पौधा बन गया, ये पौधा तीसरा बन गया। ठीक है, तो ये है F1 पीढ़ी। ये कौन सी पीढ़ी है? F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी। अब इस F1 पीढ़ी में इनके गुण होंगे। अब इनमें से जो गुण इनमें आया, जो इसका प्रभाव इसमें नहीं है, मान लो इसका प्रभाव इसमें नहीं है, इस जनक का प्रभाव इसमें नहीं आया, तो अब इन दोनों का संकरण कराएंगे तो उसी को बोलेंगे परीक्षण संकरण। समझ में आया? मतलब जो ऐसा जनक जिसका प्रभाव बच्चे में नहीं आया, उससे जो पीढ़ी है, जो बच्चा है, उसका संकरण कराना। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? पौधों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक से कराते हैं। ऐसा जनक जिसका प्रभाव उसमें नहीं दिखा, उसका संकरण जो पौधा बना उससे कराते हैं, तो उसको बोलते हैं परीक्षण संकरण। और उसी तरह पश्च संकरण होता है कि पश्च संकरण में जो है F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ कराते हैं, तो उसे संकर पूर्वज संकरण या फिर पश्च संकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों समझना है कि जो F1 पीढ़ी बनी पौधों की, उसका जो संकरण है वो जनक के साथ ही करवा रहे हैं, इसमें अप्रभावी लक्षण वाले और इसमें किसी के साथ भी। अगला है व्युत्क्रम संकरण। वह संकरण जिसमें पादप A को नर, पादप B को मादा जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, और दूसरे संकरण में पादप A को मादा और पादप B को नर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मतलब पौधों का संकरण करा रहे हैं और पौधों के संकरण में पहले A को तो नर लिया और B को लिया मादा, और अगले संकरण में A को लिया मादा और B को लिया नर। तो ये क्या हुआ? व्युत्क्रम हो गया एक दूसरे का, इसलिए इसको व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। अब कुछ और चीजें देखते हैं, जैसे जनक पीढ़ी क्या होती है? संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण किया जाता है उसे जनक पीढ़ी कहते हैं। मतलब जिनसे संतति मिल रही है, जिनसे जो पौधों के नए पौधे बन रहे हैं वो है संतति
जो नए पौधे बन रहे हैं वो तो क्या है, संतति, और जिनसे बन रहे वो क्या है, जनक पीढ़ी। अगला है F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी। दोनों को एक ही चीज से समझते हैं कि मान लो ये है जनक, दोनों इनका संकरण कराया तो ये बना संतति, तो इसी को हम बोलते हैं F1 पीढ़ी। अब इससे आगे और कराएंगे, F1 पीढ़ी क्या होगी, जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं, और F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त F2 पीढ़ी आती है। मतलब इसका आगे और कराएंगे तो F2 पीढ़ी आ जाएगी। ठीक है, जब ये F1 पीढ़ी आगे और संकरण करेगी तो नई पीढ़ी बनेगी, वो F2 पीढ़ी है। अगली बात करते हैं एक संकर अनुपात की। एक संकर अनुपात का क्या मतलब है, एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात को एक संकरण अनुपात कहते हैं। मतलब एक संकरण क्या था, एक ही लक्षण का अध्ययन करना। अब एक ही लक्षण का अध्ययन किया और उस अध्ययन के आधार पर उनका अनुपात लिखा हमने। वो अनुपात क्या हो सकता है, एक तो लक्षणों का अनुपात हो सकता है, या फिर जो जीन है उनका अनुपात हो सकता है। तो दोनों के अनुपात हम लिख सकते हैं। तो वो अगर एक संकरण अनुपात है तो उसमें एक ही लक्षणों का अनुपात लिखा रहेगा। द्विसंकर अनुपात है तो द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात को द्विसंकर अनुपात कहते हैं। अनुपात किसका लिखते हैं हम, लक्षणों का और जीन का। ठीक है, तो ये आनुवांशिकी शब्दावली थी जिसका हमने भाग 2 पूरा किया। इसमें इन शब्दावली को अगर आपको कुछ शब्दावली में फिर भी लगता है कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो अब जब आगे तीसरा इसका भाग देखेंगे, उसमें क्या है कि हम पौधों का संकरण कराएंगे, और पौधों के संकरण कराने पर जो है उसमें हमको अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है, संकरण कैसे हो रहा है, कैसे F1 पीढ़ी आ रही है, F2 पीढ़ी आ रही है।